देखिए, मुख्य परीक्षा में आंसर लिखते समय आपको कुछ चीजों पर फोकस करना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। अगर आप 3 घंटे में अपना पेपर पूरा कर लेते हैं और सही लिखते हैं, एवरेज भी लिख के आ जाते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हैं, तो आप मान के चलिए आप परीक्षा क्वालिफाइड हो गए हैं। तो सबसे पहली मुख्य परीक्षा को क्वालिफाइड होने की पहली कंडीशन, 3 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा करना है। विद्यार्थी आते हैं, सर सिर्फ 3 क्वेश्चन छूटे बस। तो मैं बोलता कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन समझ जाता हूं कि बेटा 3 क्वेश्चन छूटे ना, एक पेपर में नहीं छूटे, 6 पेपर में छूटे हैं। फिर तुम्हारे अगर तुम एक पेपर में 3 क्वेश्चन छोड़ के आए हो तो 6 पेपर में कितने क्वेश्चन छोड़ दिया आपने? होगा ना। अब आप बाहर, मैदान से बाहर, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पूरा करना है। और क्वेश्चन पेपर पूरा तभी हो सकता है जब आप समय प्रबंधन के अनुसार चलें। घर पर प्रैक्टिस कीजिए घड़ी लगा करके कि मुझे 1 मिनट में 3 अंक वाला क्वेश्चन लिखना है। धौलावीरा के ऊपर टिप्पणी आई 3 अंक वाली, मुझे 1 मिनट में लिखना है। हो सकता है शुरू में आपको 3-4 मिनट लगें, लेकिन धीरे धीरे आप 1 मिनट पर आ जाएंगे। 3 अंक वाला क्वेश्चन आपका 1 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। तो आपके 15 प्रश्न आते हैं, तो 15 मिनट में हो जाएंगे पूरे। तो 15 क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और घड़ी लेकर के बैठ जाइए लिखने के लिए। और उसमें उन्हीं प्रश्नों को डालिए जिनके आपको आंसर पता हो। भाई मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए ना। ये नहीं कि आपने उसमें लिख दिया साहब बोगज कोई। अब बोगज कोई पता ही नहीं है क्या? बोले मैं पेपर अपना खुद का बनाऊंगा मगर टफ बनाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पेपर अपना खुद बनाओ, सरल बनाओ, पूरे कर लिए उत्प्रेरित हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। फिर सर से बोलो, सर हमें एक टफ पेपर बना करके दो, अभ्यास करने के बाद फिर उसको लिखो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर होता यह है कि प्रश्न पूछा कुछ और जाता है, जवाब हम कुछ और दे देते हैं। दुनिया का सबसे सरल प्रश्न वही है कि जिस प्रश्न को हम समझ जाए, जिस प्रश्न को हम समझ गए उसका आंसर लिखना सबसे सरल है। हम लोग अक्सर प्रश्न को समझ नहीं पाते, या फिर प्रश्न में पूछा कुछ और गया है, लिख कुछ और आते हैं। पता सब है, लेकिन उसने पूछा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो मताधिकार की जो प्रक्रिया है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हम विश्लेषण करके आ जाते हैं। पूछा क्या गया? क्रिटिकल एनालिसिस। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? 5 प्रकार के प्रश्न मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा आलोचना, सीधे सीधे पूछेंगे इस प्रश्न की आलोचना कीजिए। अब आलोचना कीजिए तो आपको वहां पर विश्लेषण नहीं करना है, आलोचना ही करना है। आलोचना का मतलब समझते ना भाई, है ना? कमियां निकालना, बुराई करना नहीं, कमियां निकालना। आलोचना का मतलब होता है उस प्रोसेस में क्या कमी है, ठीक है ना, उस कमी को निकालना। जीएसटी चालू है पूरे देश में, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, भाई कमियां बता दीजिए उसकी। भाई इसमें आप पेट्रोल को भी लेकर के आइए, शराब को भी लेकर के आइए, बहुत सारी चीजें उनको भी लेकर के आइए। विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी ज्यादा लगाइए, रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी कम कीजिए। आटा दाल नमक पर 5% जीएसटी और हीरे पर 1.5% जीएसटी। ये अप्रोच विकसित करना पड़ेगी। आलोचना पूछिए तो फिर आलोचना लिखिए, डरना नहीं आलोचना करने में, ठीक है ना। लेकिन आलोचना युक्ति युक्त होना चाहिए। युक्ति युक्त का मतलब होता है रीजनेबल क्रिटिसिज्म। फिजूल की आलोचनाएं कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है ना। न्यायपालिका भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगाती है? जब फिजूल की आलोचना होती है। युक्ति युक्त आलोचना होती है, न्यायपालिका भी ध्यान नहीं देती है, ठीक है ना। तो आलोचना कीजिए, युक्ति युक्त आलोचना, रीजनेबल क्रिटिसिज्म। फिर एक शब्द और आता है समालोचना। समालोचना मतलब क्रिटिकल एनालिसिस। समालोचना, आलोचना और समालोचना में फर्क है। आलोचना में सिर्फ कमियां निकाली जाती हैं, और जब समालोचना की बात की जाती है तो गुण दोष दोनों बताए जाते हैं। समालोचना मतलब गुण दोष। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है? समालोचना को आलोचना समझ के आंसर लिख के आ जाता है। भाई आपको गुण भी बताना है और दोष भी बताना है।
फिर एक तीसरा आता है मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, मतलब उस विषय की उपयोगिता को बताना है आपको। यहां पर गुण दोष नहीं लिखना है, यहां पर कमियां नहीं लिखना है, यहां पर सिर्फ उसकी उपयोगिता को बताना है, ठीक है ना। फिर एक होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब विषय की उपयोगिता के साथ साथ उसके गुण दोष दोनों को बताना है। फिर पांचवा आता है विश्लेषण, एनालिसिस, विषय का सांगोपांग विवेचन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। जैसे धौलावीरा पूछा है तो धौलावीरा का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दीजिए आप, जगतपति जोशी के एक्सकेवेशन से लेकर के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उसको शामिल करने तक, पतन के कारण भी बता दीजिए, इसका मेसोपोटामिया से रिलेशन भी जोड़ दीजिए, पूरा विवरण, राष्ट्रपति के चुनाव का विश्लेषण कीजिए, सब कुछ बता दीजिए उसमें, ठीक है ना। लेकिन बात वही है, बहुत सारा नॉलेज नहीं, अति नॉलेज दिक्कत दे जाता है। आपको गागर में सागर भरना है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इन पांचों को क्लासिफाइड करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। प्रश्न अगर आप समझ गए तो आप उत्तर अपने आप लिख लेंगे। एक प्रश्न का अच्छा आंसर उस प्रश्न में ही निहित होता है। ये किसी विद्वान ने कहा था, मुझे विद्वान का नाम याद नहीं आ रहा। प्रश्न समझ गए, आपका आंसर हो जाएगा। गुणवत्ता युक्त आंसर कैसे लिखना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होती है जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। पहला है टू द पॉइंट अप्रोच, कम शब्दों में ज्यादा जवाब, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। प्रश्न आपका जितना छोटा और सटीक होगा, नंबर आपको उतने अच्छे मिलेंगे। शब्द सीमा का अतिक्रमण बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा बहुत 15% 20% ऊपर नीचे चलता है, लेकिन व्यापक अतिक्रमण ना करें कि 2 लाइन खींचिए, छोटे छोटे शब्दों में 4 लिख डालिए इसमें लाइन। स्टूडेंट भी चतुर होता है, बोले ज्यादा कैसे लिखें, अक्षर छोटे कर लेता है, 2 लाइन में 4 लाइन के जवाब लिख देता है। वो नहीं करना। जांचने वाला, कॉपी जांचने वाला बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाता है कि अपने वॉमिटिंग ऑफ नॉलेज बोलते हैं इसको, ज्ञान की उल्टी कर देना, वो नहीं करना अपने को ना। कम शब्दों में और समय समय पर आवश्यकता अनुसार आप चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, नक्शे दीजिए, कोटेशंस दीजिए, इनका उपयोग कीजिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार। जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां फिजूल के चार्ट और नक्शे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर आवश्यकता वहीं पर। नहीं तो एक बुंदेलखंडी कहावत है, कहावत नहीं है, एक वहां की लुकोक्ति है, खीर में दे दो हींग को बघार, है ना। तो जहां पर भाई खीर में हींग का बघार देते का कभी। स्वतंत्रता के ऊपर बात हो रही है तो आप बिल्कुल रूसो का कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये छोटा सा लाइन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बनी थी ये घटना, ये छोटा सा कोटेशन। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं, एक डायरी में नोट करके रखो, जहां पर उनका उपयोग दिखे वहां पर इंजेक्शन लगा दो। डायग्राम, चार्ट, ये सब चीजें बना करके रेडीमेड रख लो अपने पास। मैं बता रहा हूं ना, कौन सा तीर कहां पर चलाना है, वो विधा, और ये सब हम आपको बता देंगे। आप नहीं इकट्ठे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप एडमिशन लो तो ही बताएं, आप ऐसे ही पूछने आ जाओगे तो हम बता देंगे, किसी को मना नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। यूं ही मिलने आ जाओ, बैठोगे तो कुछ ज्ञान की बात ही मिलेगी, ठीक है ना। उच्च स्तरीय लेखन शैली, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए। अब प्रश्न उठता, सर मैं लेखन शैली को उच्च कोटि का कैसे करूं। हम किसी व्यक्ति जैसा बनना चाहते तो हम उसकी नकल करना शुरू कर देते ना, करते ना। जैसे लड़कियां टीना डावी से बड़ी प्रभावित होती हैं, है ना। बहुत सारे लड़के भी बहुत सारे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं चाल ढाल में, उससे कुछ नहीं होता। अगर आपको अच्छी लेखन शैली विकसित करना है, मैं आपको एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बता रहा हूं। न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो आत्महत्या के समान है ये। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है और उसका संपादकीय पेज पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं पढ़ के आया हूं आज का संपादकीय, मैं दावे से बोल रहा हूं, कोई आ जाए शास्त्रार्थ करने आज के संपादकीय पर। अब भाई हिंदी मीडियम वाला हूं तो दैनिक भास्कर का संपादकीय पढ़ा मैंने, जनसत्ता का पढ़ा, चित्रांश टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू का संपादकीय पढ़ के आए हैं, वो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं,
नरेंद्र सर बिल्कुल सुबह 5 बजे संपादकीय पढ़ लेते, हम सब बिल्कुल तर्कश में तीर लेके बैठते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर में सबसे पहले एडिटोरियल पेज पर जाओ, इधर ध्यान देना, हंसना नहीं, बात नहीं होना, एडिटोरियल पेज पढ़ के आओ क्लास में। संपादकीय पेज में जो संपादक होता है ना, वो बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है और पूरे न्यूज़पेपर की उस दिन की घटना का सार वो संपादकीय में देता है। बहुत बड़ी घटना और कुछ लाइनों में लिख देता हो, गागर में सागर। उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए संपादकीय को, तो आप देखेंगे कि हम बहुत बड़ी घटना को कम शब्दों में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़िए। एक समय था टाइम्स ऑफ इंडिया में दिलीप पड़गांवकर के आर्टिकल को पढ़ के लोग यूपीएससी क्वालिफाइड हो गए। अब धीरे धीरे लोगों ने संपादकीय पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं, है ना। 2 फर्जी विश्वविद्यालय भी हैं भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सहारा मत लेना उसका, अच्छी किताबें पढ़ो, वहां से कोई फैक्ट मत उठाओ, ठीक है ना। व्याकरणात्मक गलतियों से बचें। भाई व्याकरण का महत्व है, मैं मानता हूं कि व्याकरणात्मक गलतियों का मुख्य परीक्षा में स्थान नहीं है, लेकिन अगर आप अशुद्ध लिख रहे हैं तो कॉपी जांचने वाले के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल्पना कीजिए आप एसडीएम बन गए और आपने किसी को नोटशीट जारी कर दी, वो आपके बाबू के पास जाएगी, बाबू पढ़ेगा, अरे यार ये एसडीएम साहब के तो हिंदी कचरा है, कैसे हिंदी लिखते हैं, इनको एसडीएम बना किसने दिया यार, इनको हिंदी लिखना नहीं आती, इनको तो अंग्रेजी लिखना नहीं आती। अशुद्ध लिखने वाला कोई अधिकारी देखा आपने कि जिसकी लेखनी में अशुद्धता हो। अगर आपकी लेखनी में अशुद्धता है, व्याकरणात्मक गलतियां हैं, तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति जो कॉपी जांचने वाला है ना, वो क्या सोचेगा, क्या जिसको अपनी हिंदी लिखना नहीं आती वो क्या अधिकारी बनेगा, और उसके नंबरों पर उसका फर्क पड़ जाएगा। तो व्याकरणात्मक गलतियों से बचे। हिंदी के पेपर में तो गोले बनते हैं गलतियों पर, लाल गोले, और जितने ज्यादा गोले उतने ओले ओले गए। तो हिंदी में तो नंबर कटेंगे, लेकिन बाकी विषयों में कॉपी जांचने वाले की मानसिक स्थिति बदल जाएगी और आखिरी तक आते आते वो जितने नंबर दे रहा होगा उसमें 20, 25, 30% कम कर देगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में एक छवि बन गई कि इसको तो हिंदी नहीं आती, इसको तो अपनी भाषा ही नहीं आती। इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अंग्रेजी में भी व्याकरण